2 हफ्ते कबल किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि शाम में मौजूद बशार अल असद की हुकूमत यूँ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। बशार अल असद को न सिर्फ अपने रिवायती हामियों की मदद हासिल थी, बल्कि मशरिक़ वस्ता के कई अहम ममालिक, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब शामिल हैं, उनकी हिमायत कर रहे थे। और यही वो एतमाद था जिसने बशार अल असद की आंख पर पट्टी बांध दी थी। और यूँ बागी फ़ौजें हल्ब से लेकर देरा से लेकर जब दमिश्क पर हमलावर हुई, तो बशार अल असद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो फरार हो जाए और यूँ असद ख़ानदान का 50 साला इक़्तिदार अपने अंजाम को पहुंचा। अभी की सिचुएशन ये हुई है कि गज़ा वॉर की वजह से ईरान की जो अटेंशन है वो सारी की सारी साउदर्न लेबनान और गज़ा में की तरफ डाइवर्ट हो गई है, और रशिया की जो अटेंशन है वो यूक्रेन वॉर की तरफ चली गई है। तो इसकी वजह से जो बशार अल असद की हुकूमत थी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रही थी। ऑल्दो देयर आर रिपोर्ट्स के बशार अल असद को पहले से ये बताया गया था कि जो इदलिब का रीजन है जहाँ पे ये तमाम बागी ग्रोह मौजूद हैं, वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है और देयर आर चांसेस कि वो इस वैक्यूम का फ़ायदा उठाएं और अपना जो ऑफेंस है उसको एक्सपेंड करें। लेकिन बशार अल असद को मुख्तलिफ ज़राए से ये खबर मिल रही है कि उनको कुछ गारंटीज दी हुई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक श्योर थे। इसीलिए लास्ट टाइम तक अगर हम देखें, जब बशार अल असद से पूछा गया या उनकी हुकूमत के नुमाइंदगान से पूछा गया कि एलेपो जो है वो बागियों के कब्जे में चला गया है, इसके अलावा जो हुम्स का इलाका है और जो बाकी इलाके हैं वो जल्द से जल्द तेज़ी के साथ बागियों के कब्जे में जा रहे हैं और हुकूमती फ़ौजी कुछ नहीं कर रहे, तो उनकी स्ट्रेटेजी यही थी। उनका जवाब यही आया कि हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम डेमेस्कस को किसी हद तक कंट्रोल करें और वहाँ से रीग्रुप हो, रीस्ट्रेटेजाइज हो और फिर दोबारा से हम अपना काउंटर ऑफेंसिव वहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन हमने देखा कि अल्टीमेटली डेमेस्कस भी जो है वो कोलैप्स हो गया और 12 दिन के अंदर ये सारी की सारा जो बशार अल असद की हुकूमत है वो कोलैप्स हो गई। तो इसका मतलब यही था कि आखिरी वक्त तक उनको एक फॉल्स होप में रखा गया कि उनके कुछ दोस्त आ जाएंगे कि जो उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इवेंचुअली इस तरीके से कुछ भी नहीं। आम तौर पर यह तासुर है कि इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान जिस मुल्क का हुआ है वो ईरान है, जिसकी 50 साला सप्लाई लाइन जो ईरान से इराक, फिर शाम और फिर लबनान जाती थी, वो इस वक्त कट चुकी है। मगर माहिरीन ये समझते हैं कि ईरान से भी ज़्यादा जो मुल्क इस तमाम तर सूरत हाल से मुतासिर हुआ है वो रूस है। जी बिल्कुल, ईरान के लिए ये एक सेटबैक तो है, लेकिन इसको जो सबसे बड़ा लॉस है मैं इसका ईरान को नहीं समझता। पुरानी न्यूज़ को फॉलो करें तो 2020 के बाद से बशार अल असद की हुकूमत और ईरान के दरमियान किसी हद तक फ्लक्चुएशन रही है रिलेशंस में, और उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये थी कि सॉर्ट ऑफ ईरान के अंदर ये एक रिजर्वेशन थी कि अब वॉर ख़त्म होने के बाद जो पोस्ट वॉर बेनिफिट्स हैं वो बशार अल असद ईरान को इतने देने के लिए तैयार नहीं है जितना वो रशिया को देने के लिए तैयार है। दूसरी वजह इसकी ये थी कि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट चाहिए थी और ईरान उस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकता था, सिमिलरली रशिया भी उस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकता था, तो बशार अल असद की हुकूमत ने कुछ गल्फ स्टेट्स की तरफ देखना शुरू किया, जिसमें सबसे ज़्यादा यूएई और सऊदी अरेबिया आते हैं। तो ईरान के लिए सबसे बड़ा धचका तो सिर्फ यही अभी साबित हुआ है कि जो उनका एक रूट है, जो लेबनान तक सप्लाई लाइंस हैं, वो किसी हद तक मुतासिर ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसको हम एक स्ट्रेटेजिक लॉस कह सकते हैं, एक ऑल आउट फेलियर नहीं कह सकते। जहां तक हम रशिया की बात करें तो हमने देखा कि बशार अल असद और रशिया का आपस में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट था, जो कि हाफिज अल असद के दौर से 1971-72 के दौर से था, जिसको 50 साल से ज़्यादा हो गए थे। तो अगर हम देखें यूक्रेन वॉर के बाद से पहले नागोर्नो कराबाख का इंसिडेंट हुआ, जिसमें जो रशिया का क्लोजेस्ट अलाय आर्मेनिया, रशिया उसकी मदद को नहीं पहुंचा और इसी वजह से आर्मेनिया ने रशिया लेड CSTO की मेंबरशिप से भी विड्रॉ कर दिया। और अभी जो मिडल ईस्ट में रशिया का सबसे बड़ा अलाय था सीरिया, रशिया उसकी मदद को भी नहीं पहुंचा और वहां से भी उसका कोलैप्स हो गया और रशियन फोर्सेस भी वहां से विड्रॉ कर रही हैं। तो हमें ये लग रहा है कि अगर हम इसको देखें तो यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया की पूरी जो अटेंशन है, पूरा जो फोकस है, वो सिर्फ ईस्टर्न यूरोप की हद तक रह गया है, जबकि जो उसके साउथ कोकेशियन और मिडल ईस्ट में जो उसके अलाइज थे उनको रशिया उस हवाले से सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर एक फेलियर कहें तो ये रशिया का ज़्यादा है बनिस्बत ईरान के। शाम में जिन ग्रोहों ने कामयाबी हासिल की है उनकी सोच और उनका नज़रिया अलग अलग है। ऐसे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये तमाम लोग
एक निज़ाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सीरिया का हाल लीबिया या इजिप्ट जैसा होगा, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि सीरिया मिडल ईस्ट का अफगानिस्तान बन जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम अफगान जिहाद के बाद से अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें तो अफगानिस्तान एक सिविल वॉर में आ गया, जहाँ पे मुख्तलिफ जो फैक्शंस थे जो कि अफगान जिहाद में एक दूसरे के अलाए थे, जैसे ही सोवियत का थ्रेट ख़त्म हुआ, सोवियत का विड्रॉ हुआ, तो वो फैक्शंस इन फाइटिंग में लग गए। और अभी भी सीरिया की यही सिचुएशन है कि यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्शंस और मुख्तलिफ ग्रोह मौजूद हैं। उनमें से कुछ सेकुलर हैं, कुछ नेशनलिस्टिक हैं, कुछ इस्लामिस्ट हैं और कुछ आउटराइट टेररिस्ट हैं। और इन सारों का एक ही गोल था कि वो बशार अल असद की हुकूमत को किसी तरीके से ओवरथ्रो करें, और वो उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो अभी से न्यूज़ मिलना शुरू हो गई हैं कि जो सीरियन नेशनल आर्मी है, जो कि टर्की बैक्ड रेबल ग्रुप है, उनकी ज़्यादातर कंसंट्रेशन कुर्दों के खिलाफ लड़ने पे है, जिसकी वजह से उनका हयात तहरीर शाम HTS के कमांडर्स के साथ कुछ छोटी सी झड़प भी हुई है, जिसमें उनके कुछ कमांडर्स या कुछ फौजी जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो अभी तो क्योंकि ट्रांजिशन फेज है और अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे इन सारे चीज़ों को, तो ये कहना वैसे तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन आसार यही नज़र आ रहे हैं कि एक दफ़ा जल डाउन होंगी तो उसके बाद से ये जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, इनके पोस्ट असद ऑब्जेक्टिव्स को लेके के दरमियान कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे, साइड बाय साइड जो इनके आपस में जो एक विजन है और इसके साथ साथ जो इनके एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स हैं, जो जिनको हम स्पॉइल्स ऑफ वॉर कहते हैं, उसको लेके भी इनके अंदर झटपे जो हैं वो देखने में नज़र आ सकती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हयात तहरीर शाम क्योंकि अल-नुसरा फ्रंट का एक रिब्रांडेड वर्जन है और अल-नुसरा फ्रंट जो है वो अल-कायदा की ऑफशूट थी, तो इनका जो पूरा का पूरा जो एक विजन है वो डिफरेंट है बनिस्बत सीरियन नेशनल आर्मी के, जो कुर्दों की तरफ कंसंट्रेटेड है। और इसके साइड बाय साइड अगर हम देखें तो सीरिया में इस वक्त आईसिस की स्लीपिंग सेल्स भी मौजूद है, जो कि अपने आप को बहुत आसानी के साथ इन ग्रोह में, इन ग्रुप्स में अपने आप को छुपा सकते हैं और इनके अंदर से रह के अपना काम कर सकते हैं। तो ये आगे जो सीरिया का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि बशार अल असद के जाने के बाद से स्टेबिलिटी आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जब मुख्तलिफ ग्रुप्स जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हों वो सिर्फ एक वक्ती तौर पे एक दूसरे का सहारा लें, तो उसके बाद अगर उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो हिस्ट्री हमें यही बताती है कि आगे मामला मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो सीरिया की सिचुएशन इन वन लाइनर फ्रॉम बैड टू वर्स की तरफ होती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।